Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 8085 माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन से इंटरनल ब्लॉक्स होते हैं, कौन कौन सी पिन होती है, उसका क्या फंक्शन होता है, इसके लिए इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज से हम 8051 के प्रोग्रामिंग के बारे में देखने वाले हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर को अगर हमें प्रोग्राम करना है और इससे कोई सिस्टम डिजाइन करनी है तो किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो आज से जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 8051 का अगर हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना है तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। ओके, जिस तरह से हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट देखे थे, इसी तरीके से यहाँ पे आज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन सेट है फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर कि माइक्रो कंट्रोलर को अगर हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम करना है तो किस तरह से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसको प्रोग्राम करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसे समझना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8051। हमें सबसे पहले समझना है कि 8051 को अगर प्रोग्राम करना है तो इसके लिए इसका जो बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे 8051 को प्रोग्राम करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से किस तरह से इसमें 8 बिट या 16 बिट का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। इसमें सबसे स्पेशल होता है वो है एक्यूमुलेटर, फ्लैग्स एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। इसके अलावा हमें जिस तरह से हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए थे, इसी तरीके से यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी अलग अलग इंस्ट्रक्शन के अलग अलग एड्रेसिंग मोड होते हैं। जिस तरह से हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में देखा था कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। इसी तरीके से 8051 में भी हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शन है और इन्हीं सभी इंस्ट्रक्शन के साथ हमारे पास अलग अलग एड्रेसिंग मोड होते हैं। ओके, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देन अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट है। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में जानेंगे ताकि हमें जो इसका 8051 माइक्रो कंट्रोलर का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है वो अच्छे से समझ में आ सके और हम अपना खुद का 8051 का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बना के किसी भी सिस्टम में अपलोड कर सके। इसके अलावा 8051 में इंटरनल रैम होती है जिसमें हमें बिट एड्रेसेबल लोकेशन मिलते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल बिट को प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास बिट लेवल इंस्ट्रक्शन भी है जिसमें हम बिट को भी सेट रीसेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास स्टैक और सब रूटीन के लिए ब्रांचिंग ऑपरेशन है। तो क्या है ये स्टैक एंड सब रूटीन, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझनी है, तो यहाँ पे आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। प्रोग्रामिंग मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एक्यूमुलेटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्यूमुलेटर। ओके, एक्यूमुलेटर 8 बिट का एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जिसमें हम सभी अरिथमेटिक, लॉजिकल, सभी इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो एक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट रहता है। तो एक्यूमुलेटर प्रोग्रामिंग मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एक 8 बिट का सिस्टम फ्लैग है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह से 8 अलग अलग फ्लैग्स देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैरी फ्लैग कब सेट होगा। कैरी फ्लैग सेट होगा जब आपके पास जो 8 बिट का एक्यूमुलेटर है, इस 8 बिट एक्यूमुलेटर में जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसमें जब एक एक्स्ट्रा बिट मिलता है जिसे हम 9th बिट बोलते थे। ओके, जब 9th बिट मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुई है और जब भी कैरी जनरेट होती है तो ये जो हमारा फ्लैग है वो सेट होता है, अदरवाइज रीसेट रहता है। ऑक्सिलरी कैरी यानी कि लोअर निबल टू हायर निबल जब भी कैरी ट्रांसफर होती है तो ये फ्लैग हमारा सेट होता है, अदरवाइज रीसेट रहता है।
इसके बाद आता है यूजर फ्लैग्स, यूजर फ्लैग 0 एंड यूजर फ्लैग 1, जिसको यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट रीसेट कर सकता है, इसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन है RS1 एंड RS0, RS1 एंड RS0 दैट इज रजिस्टर बैंक सिलेक्ट रजिस्टर। ओके, इसका यूज होता है किसी भी रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए। आप जानते हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अलग अलग 4 रजिस्टर बैंक है और इन्हीं सभी रजिस्टर बैंक में हमें 8 अलग अलग रजिस्टर मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम कोई स्पेशल फंक्शन डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर बैंक है जिसमें इंडिविजुअल रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर है और 8 रजिस्टर में एक रजिस्टर में हम 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 बाइट का रजिस्टर होता है। नेक्स्ट वन दैट इज ओवरफ्लो फ्लैग, जो कि साइन बिट के ऑपरेशन पे यूज होता है। जब भी साइन ऑपरेशन हम करते हैं, साइन बिट का ऑपरेशन करते हैं, तो उस वक्त जब भी कोई एक्स्ट्रा बिट मिलता है और लार्ज डेटा मिलता है आउटपुट में, तो जब लार्ज डेटा मिलेगा तभी ये ओवरफ्लो फ्लैग है वो सेट होता है। एंड लास्ट वन दैट इज पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग इंडिकेट करता है नंबर ऑफ 1 को। तो एक्यूमुलेटर में जब भी कोई रिजल्ट मिलता है उसमें नंबर ऑफ 1 ऑड है तो हमारा पैरिटी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज रीसेट रहेगा, यानी कि इवन पैरिटी पे रीसेट रहता है। तो इन्हीं सभी फ्लैग्स का इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए। नेक्स्ट वन प्रोग्रामिंग मॉडल का जो पॉइंट है वो है रजिस्टर बैंक। ओके, तो रजिस्टर बैंक में हमारे पास R0 to R7 अलग अलग 8 रजिस्टर होते हैं। ओके, और एक रजिस्टर में हम 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह की 4 रजिस्टर बैंक है और एक रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर होते हैं, यानी कि टोटल 32 रजिस्टर्स है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक रजिस्टर में 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 32 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये रजिस्टर बैंक है, इसमें इस रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लैग है, RS1 एंड RS0 से। ओके, इससे हम रजिस्टर बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्हीं सभी R0 to R7 रजिस्टर का इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं R0 एंड R7, इसका यूज होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेटा ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट वन है वो है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर इंटरनल रैम के जो एड्रेस होता है, इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल रैम है, इस इंटरनल रैम का जो लोकेशन है वो है 8 बिट का लोकेशन। इस 8 बिट लोकेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 8 बिट का स्टैक पॉइंटर होता है, जो कि इस 8 बिट को स्टोर करके रखता है। ओके, और ये जो 8 बिट है वो इंटरनल रैम के कोई एड्रेस हो सकते हैं 000 to FF। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप डेटा राइट करते हो स्टैक पॉइंटर में, तो इसे पुश ऑपरेशन बोला जाता है, और जब भी यहाँ पे आप डेटा रीड करते हो, स्टैक में से डेटा रीड करते हो, तो इसे पॉप इंस्ट्रक्शन और पॉप ऑपरेशन बोला जाता है। जब भी आप यहाँ पे स्टैक में कोई डेटा पुश करते हो तो इसमें एक इंक्रीमेंट होता है, और जब भी यहाँ पे डेटा पॉप करते हो यानी कि रीड करते हो, तो यहाँ पे 1 से डिक्रीमेंट होता है स्टैक। ओके, तो ये स्टैक पॉइंटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 में। नेक्स्ट वन है वो है डेटा पॉइंटर। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा पॉइंटर होता है वो 16 बिट का डेटा पॉइंटर होता है, जो कि एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। हमारे पास जो भी यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल रोम होती है वो 16 बिट एड्रेस से बनी होती है। ओके, यानी कि यहाँ पे आपके पास एड्रेस 0000H से लेके FFFFH इंटरनल या एक्सटर्नल मेमोरी में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है। इस 16 बिट एड्रेस और डेटा को स्टोर करने के लिए या आप यहाँ पे इस डेटा पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो ये हमारे पास लोअर बाइट एंड हायर बाइट होता है, इसे अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लोअर बाइट एज वेल एज इन हायर बाइट। ओके, तो लोअर बाइट को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे DPL का यूज होता है और हायर बाइट को इंडिकेट करने के लिए DPH का यूज होता है। यहाँ पे DPL इंडिकेट करता है डेटा पॉइंटर फॉर लोअर बाइट एंड डेटा पॉइंटर फॉर हायर बाइट। इस तरह से 2 पार्ट में इस डेटा पॉइंटर को इंडिकेट किया जाता है, और SFR में भी हम इसी तरीके से DPL एंड DPH से इंडिकेट करते हैं। लास्ट वन दैट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर भी एक तरह का 16 बिट का रजिस्टर है, जिसमें हम इंटरनल मेमोरी का जो एड्रेस होता है, उस इंटरनल मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए इस प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनल मेमोरी का जो एड्रेस है इसे फैच करता है और नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो माइक्रो कंट्रोलर को बताता है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमारे पास जो अलग अलग ब्लॉक होते हैं वो प्रोग्रामिंग मॉडल में आते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछाया जाता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग मॉडल एक्सप्लेन करो, तो ये जो हमने यहाँ पे जो भी पॉइंट डिस्कस किए थे वो सभी पॉइंट आपको वहां पे डिस्कस करने पड़ते हैं।